नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की नई टीम बनकर तैयार है। 13 मंत्रियों के साथ ये टीम तैयार हो गई है। आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिसमें 8 चेहरों को शपथ दिलाई गई। 1 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, यानी 13 मंत्री सामने हैं। नए और पुराने मंत्रियों का यह मिश्रण है जो सामने आ चुका है। इस टीम के बनने के बाद सवाल यह है कि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें इस मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा क्या होने जा रहा है। जो समीकरण साधने की कोशिश की गई है वो कितने कामयाब होंगे। एक क्षेत्रवार जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, और कुल मिलाकर के नए मुख्यमंत्री, नई टीम है तो किस तरह का जोश इस टीम में चुनाव से पहले दिखाई देगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहले कैबिनेट का विस्तार पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पूरी कैबिनेट का बंटवारा कर दिया गया है। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश की सत्ता की कमान सौंपी गई और उन्होंने उसी शाम सीएम पद की शपथ ली। नायब सैनी के साथ साथ 5 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली। पहले जो मंत्री थे उनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन दूसरी बार कैबिनेट विस्तार में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पहले कैबिनेट में तब्दीली के साथ विस्तार कर ये सबूत दे दिया है कि बीजेपी बदलाव में यकीन रखती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा कैबिनेट का विस्तार और मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव होना प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है और बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलता है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश कापड़ीवास है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। मुकेश कापड़ीवास, शुरुआत में आपसे करता हूं। नई टीम है और इसके साथ साथ सवाल यह है कि क्या ये नई टीम, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरा देश चुनाव के माहौल में है, चुनाव के मूड में है, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, ये नई टीम के लोकसभा चुनाव के आपके समीकरण साध रही है? आप सभी को नमस्कार। जनता के सभी वरुण जी, जो आज मंत्रालय का विस्तार हुआ है और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, ये तो मुख्यमंत्री विशेष अधिकार है कि जब नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बदले हैं, कुछ मंत्री जो है तो उचित स्थान देना ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। आपने बात की लोकसभा चुनाव की, तो देखिए हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से नहीं, लगभग 6 महीने पहले से तैयारी कर रही है। अगर आप सबसे तेज गति से तैयारी देखेंगे तो वो हमारी पार्टी की 90 की विधानसभा में भी हमने अपने कार्यालय खोल दिए हैं। 1.25 करोड़ लोगों से हम संकल्प पत्र के माध्यम से हम उनसे जानकारी ले रहे हैं कि संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए। मोदी की गारंटी की वैन पूरे देश में हर गांव में जा चुकी है। तो मैं तो आश्वस्त हूं, और जनता का जिस प्रकार से रुझान आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी पूरे देश में है जिसने जो अपने मैनिफेस्टो में जब पार्टी बनी थी जो किया था, आज उन सबको इंप्लीमेंट किया है। आप चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान राम का भव्य मंदिर हो, चाहे सीएए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम देश की जनता के सामने जा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हरियाणा से हम 10 की 10 सीटें जीतने को जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 9.5 साल के मनोहर राज में और पिछले 10 साल के मोदी राज में आपने देखा होगा जी, हमने मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। मेरा मूल प्रश्न ये है, आज की कैबिनेट आपने भी देख ली, हमने भी देख ली, 13 मंत्री हमारे सामने आ चुके हैं। ये जो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, ये संतुलन आने वाले चुनाव में आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो हर क्षेत्र को, हर समाज को उचित जिम्मेवारी दी जाती है। अगर आप हमारे मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो बचा हुआ होगा। हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है। आप देखिए, हर वर्ग को और हर क्षेत्र को हमने साधा है। पहले बात अगर ये कहें कि ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और क्योंकि मंत्री बनने का कोई लोकसभा चुनाव पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो हमारी कई महीनों पहले से चल रही है। क्योंकि अभी 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी बदले हैं तो वो तो उनका अधिकार है। और जो मंत्री बचे थे, क्योंकि 5 मंत्री उन्होंने उस दिन बनाए, जो मंत्री बचे थे उनको तुरंत शपथ तो दिलानी ही थी। लेकिन अगर हमारा मंत्रिमंडल देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हर वर्ग को और हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम हमने किया है।
कमल हांडा जी, मुझे बताएं, देखिए जो टीम है सामने उसमें यमुनानगर से लेकर फरीदाबाद तक, सिरसा से लेकर भिवानी, रेवाड़ी, हर क्षेत्र को जो है वो शामिल किया गया है और जातीय समीकरण भी कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नया चेहरा, नई टीम, नया नेतृत्व के साथ अब ताजा जोश के साथ फील्ड में उतर रही है, कैसे मुकाबला करेंगे? वरुण जी, आपको नमस्कार जी। प्रवक्ता भाइयों का नमस्कार, जनता टीवी देखने वालों का भी नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी थोड़ा ऑफ द टॉपिक से, आई होप यू वोंट माइंड। हमारे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, बहुत महान नेता थे। वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नारा ये है मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। पैसे दो, चंदा दो पैसे लो, आमदनी चवन्नी और चंदा रुपया। खैर, इससे ये मैंने बात, क्योंकि मैं हर चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इस वजह से रीजन इसका क्या है कि जो भी आपका चैनल देख रहा हूं, सब लोग सब भी चैनल नहीं देखते होंगे, तो मुझे ये है कि मैं जनता तक ये बात जरूर पहुंचाऊं कि इन्होंने कितनी घपलेबाजी की है। यहां तक कि पाकिस्तान से भी चंदा लिया, इसीलिए पुलवामा की जिसे कहते हैं जांच नहीं हुई 5 सालों तक। खैर, अब मैं आती हूँ, इन्होंने बताया जैसे कि इनके नया मंत्रिमंडल बन गया है एंड ऑल दैट। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि ये मुझे कोई 2 काम गिनवा दें और जिन वादों पर आए थे ये महंगाई पर, 5 चीजों के नाम बता दे जिनको आपने सस्ता किया हो, वो इनके पास नहीं बताएंगे। लेकिन इन्होंने घपलेबाजियां कितनी की, वेट कीजिए घपलेबाजी, इंतजार कीजिए जरा, ठीक है। पोर्टल से के माध्यम से इन्होंने लोगों को परेशान किया, धान घोटाला हो गया, आपका रजिस्ट्री घोटाला हो गया, पीपीपी घोटाला हो गया, और 5वीं क्लास का बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहा है। और जो इन्होंने नया मंत्रिमंडल बनाया है, चलिए मैं मुद्दे बाद में ले लूंगी, जो नया मंत्रिमंडल बनाया उसका कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है, क्योंकि आप, मैं एक एग्जांपल कैसे दूं मैं, कि ओबीसी का फेस तो ले आए हैं ये, लेकिन उन्होंने एज ए एमएलए नारायणगढ़ में क्या काम किया, जो वहां पर पूर्व सीपीएस रामकिशन जी ने किया, उन्होंने बहुत काम किया अपने इलाके में। एज ए पार्लियामेंटेरियन उन्होंने क्या काम किया, नायब सैनी जी ने 0, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल भी इन्होंने, मतलब फेरबदल कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये जो खट्टर साहब जो काम बिगाड़ के गए हैं, जो हरियाणा का सर्वनाश करके गए हैं, उनके ऊपर अगर ये सोचते हैं कि ओबीसी फेस लाकर उस पर रेड कारपेट बिछा देंगे तो वो नहीं होगा। ये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में मुकेश कापड़ीवास जी को बता दूं मैं, कि जो घपलेबाजियां आपने की है ना। और एक चीज और बता दूं, एक चीज और, 5 सेकंड और दीजिएगा। एक चीज मैं और इनके बारे में कहना चाहती हूँ, भाजपाइयों के बारे में, कि अगर सभी भाजपाइयों की शब्दावली से अगर नेहरू जी, राहुल जी, सोनिया जी, कांग्रेस, पाकिस्तान, आतंकवाद, अगर ये शब्द हटा दिए जाएं तो ये मंच पर इनको खड़ा कर दीजिए, इनके मुंह में दही जम जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने ऑफ द टॉपिक जाकर वापस टॉपिक पे आने की कृपा की, आपका धन्यवाद। रजत पंजेटा, धन्यवाद, आपने समय दिया। नहीं जी, मैं तो समय देने को तैयार हूँ जी। रजत पंजेटा जी, नहीं इरिटेट हो जाते हैं ना कभी? नहीं, क्या करें, जब मैं कहता हूँ ऑफ द टॉपिक, आप खुद ही कहती है मैं ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, तो मैं पहले बताना जरूरी है, मेरा जो विषय है चर्चा का कहना चाहिए बतानी जरूरी है जनता को। ठीक है, रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताएं, ये आपने देखा मंत्रिमंडल, अब इसमें जो क्षेत्रीय समीकरण है वो, या जो सोशल इंजीनियरिंग है, या जातीय समीकरण है वो, उस लिहाज से जो ये 13 मंत्रिमंडल, जो 13 मंत्री हैं, नए और पुराने दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का आपका एनालिसिस ऐसे देखकर? वरुण जी, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार ठीक चुनाव के बीच में, अगर आप ये जातिगत समीकरण साधने के हिसाब से अगर आप बनाते हैं वोटों की राजनीति करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को ये रीजनिंग रास आएगी। इलेक्शन कमीशन आपको उसमें रीजनिंग देनी पड़ती है, ये केवल प्रायर परमिशन नहीं है कि परमिशन दे, आपने परमिशन मांग ली, इलेक्शन कमीशन ने मंत्रिमंडल के विस्तार की परमिशन दे दी, उसके अंदर रीजनिंग होनी चाहिए, और वो रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो चुनाव में कहीं भी ये ना लगे कि वो वोटों की राजनीति और चुनावी जो आपकी, जैसे आपने जातिगत समीकरण, जो भाजपा के सारे प्रवक्ता बोलते भी हैं कि जातिगत समीकरण साधने की और वोटों की राजनीति करने की तहत, उसको मद्देनजर रखते हुए आप मंत्रिमंडल का विस्तार करें। ये अनैतिक है, ये ऐसी परमिशन, मुझे नहीं लगता कि अगर परमिशन दी जाती है तो उसमें अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जातिगत समीकरण नहीं साध सकते, ठीक चुनाव के बीच में वोटों की राजनीति नहीं कर सकते, उसके मद्देनजर नहीं रख सकते। आपको चित्र मालूम था कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने जो है पीसी बुला रखी है, उस दिन आपका मंत्रिमंडल विस्तार होकर उसे रह गया। आपको वो उसी दिन 3 बजे से पहले, जब तक वो पीसी नहीं हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर आप कर लेते तो शायद इसके ऊपर भी
प्रश्न से ना लगते पहले ही मुख्यमंत्री जी की जो बनाया गया है उसको भी चैलेंज किया गया है, और जो मंत्रिमंडल उनका बना था साथ में कैबिनेट उसको भी चैलेंज किया गया था। और स्वाभाविक सी बात है ये जो बनाए गए हैं इसको भी इसी कॉन्टिन्यूटी चेन में चैलेंज किया जाएगा। मेरा क्योंकि वो पहले ही किया हुआ है तो उसको भी मुझे लगता है वो हो सकता है कि वो इसी कॉन्टिन्यूटी में इसको भी चैलेंज किया जाए। लेकिन अगर आप सीधा जातिगत की बात करते हैं तो यानी आपके लिए अहम मुद्दों से ज्यादा केवल चुनाव अब आ गया है जाति के ऊपर, जाति की राजनीति के ऊपर। आपके लिए मुद्दे कुछ नहीं है। इसके लिए जब महंगाई की बात करो आप कहते हो जय श्री राम जय श्री राम। आपसे युवा जब सुसाइड कर रहा है उसकी बात करो कि युवा इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 50 युवा रोज सुसाइड कर रहे हैं, तब आप आगे से कह देते हो जय श्री राम। अगर आपसे कोई बात करो बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, नशा इतना क्यों बढ़ रहा है, आप कहते हो जय श्री राम। केवल जय श्री राम करने से बात नहीं करना। ये आपके लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, आप इसे बार बार टीवी पे बैठ के बोल सकते हो। आप हद तो ये हो गई कि आप जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वहां पे भी आपको सिर्फ यही दिख रहा है, केवल धर्म की राजनीति, केवल ये सारी बातें। मतलब हद है, मतलब कोई भी बात की आप कोई कर्ज की बात नहीं कर रहे, नशे की बात नहीं कर रहे, महंगाई क्राइम की बात नहीं कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है महिला हरियाणा टॉप कर रहा है, असुरक्षित नागरिक सुरक्षा के अंदर टॉप कर रहा है, हर चीज के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, सब कुछ। लेकिन आप आगे से जय श्री राम। आपको असल मुद्दे करो, जय श्री राम करो, मगर पहले मुद्दों की बात करो, इन मुद्दों को सॉल्व करो, उसके बाद आप ये सब कुछ करते अच्छे लगते हैं। यानी अब ये पता चल गया है कि भाजपा के लिए अगला चुनाव आपको सिर्फ ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, पोर्टल की बात खेलते वो बात नहीं करेंगे। जो भी है मूलभूत सुविधाएं तक हरियाणा में आज पहुंची नहीं हुई है, पानी तक नहीं, इनके जल स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, जल शक्ति मंत्री की तो पूरा निभाइए कहते हैं, हमने जल जाहिर घर बता दिया। जल के जो टूटी के सैंपल है हरियाणा में कितनी जगहों पे इनसे पूछो फेल हो चुके हैं, पीने का वो पीने से कंज्यूम करने के लिए भी ठीक नहीं है। सड़कों की बात करो, सड़कों की समस्या इतनी ज्यादा है कि टूटी हुई सड़कें। ठीक है आजाद, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस नई पैकेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा लास्ट मोमेंट। और अगर ये बात भी करते हैं ओबीसी की क्या कही तो ओबीसी के लिए बताओ तो मेरे को कुछ किया हो क्या? ओबीसी को तेल सस्ता मिलता है क्या? ओबीसी को सिलेंडर सस्ता मिलता है क्या? ओबीसी को कोई और बेनिफिट है? हर चीज की मार तो ओबीसी को भी। और ओबीसी में क्या सैनी समाज है केवल 1% है, उनका भी किया सैनी समाज का। ठीक है, राजकुमार सैनी क्यों छोड़ के गए थे भाजपा? क्या जिन्होंने आप मुझे इसको बात बताओ, सैनी समाज तक 2.5% है, उस तक तो कुछ नहीं किया। ये क्या ओबीसी करते रहे? कुछ ओबीसी के लिए कुछ किया हो तो बताओ आप। ठीक है। अगर आप राजनीति करते हो, अगर आके सिर्फ ये बोलते हो कि आप ओबीसी की राजनीति करते हैं, ओबीसी वोट हमें मिल जाएंगे, तो भैया ओबीसी के लिए क्या किया आपने? ठीक है, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। वीरेंद्र शर्मा, मुझे बताएं भाई, अब ये जो 13 मंत्रियों की सूची है, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, जिस तरह से क्षेत्रों को कवर किया गया है, ये अगर स्ट्रैटेजी वाइज देखें तो क्या बीजेपी की एक सही स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो अभी नए हरियाणा मंत्री बनाते हैं तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो मटेरियल है, पैकेजिंग नहीं करने का कि पुराने मटेरियल को नई पैकेजिंग में इनको ब्रांडिंग करनी आती है ना। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में यही किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया है कि उन्होंने पूरा फोकस अपनी ब्रांडिंग पे किया है। तो ये मटेरियल पुराना है, ब्रांडिंग नहीं है। इस जो नई ब्रांडिंग में जो ये लोग निकल के आए, इनके बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपने पूछा कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है इसका फायदा और नुकसान क्या होगा। देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इलेक्शन के समय में अगर किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार करती है या किसी भी मुख्यमंत्री को बदलने का काम करती है तो उसके सीधे से 2 मायने निकलते हैं। एक मायना यह निकलता है कि जो पुराने जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे वो उस काबिल थे या नहीं थे, और दूसरा जो जनता के अंदर आपका जो विश्वास था आपकी सरकार के प्रति, वो जनता का विश्वास अब कैसा है। तो इन्होंने अपने इंटरनल सर्वे करवाए हैं। इंटरनल सर्वे में पिछले 1.5-2 साल पहले से ये निकल के आ चुका था कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बदतर से बदतर है।
मैं आज आदरणीय मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री का मैं एक बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैं पिछले 2 साल से हाईकमान पे लगा हुआ हूं कि किसी तरह के, उनसे कहने का अभिप्राय यही था कि किसी तरह से मेरे को पीछा छुड़वाया जाए। अब मैं इस चीजों को आगे कंटिन्यू करने में मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। वो कह रहे थे कि मैं 2 साल से कह रहा हूं कि किसी नए नेतृत्व को आप मौका दिया जाए, वो उनकी थोड़ी सी तरीका दूसरा था। तो ये जो सरकार जो इन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट जो बदलने का काम किया है, ये बिल्कुल इन्होंने एक डर में किया है। इनको पता था कि हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार होने वाली है। वीरेंद्र, इसमें तो मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा, एक सवाल है मेरा। ये तो हम पहले भी कहा गया है, जब इन्होंने गुजरात में ऐसा किया, जब इन्होंने उत्तराखंड में ऐसा किया और राज्यों में ऐसा किया, वो फार्मूला कामयाब रहा है, तो बीजेपी उसे कंटिन्यू कर रही है, वो तो करती रहती है ऐसा। यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो इनकी गलती है ना। हरियाणा में कहावत है, दही के उसमें कपास खाएंगे। ये लोग, इनकी गलतफहमी है कि पुराने मटेरियल को पैकेजिंग करके नए ब्रांड में कन्वर्ट कर देंगे। हरियाणा की जनता बाकी स्टेट से समझदार है। ये लोग इसी उसमें चक्कर में है कि हम लोग अगर सीएम बदल देंगे, हम लोग दूसरे राज्य के लोग कम समझदार हैं, फॉर्मूला है, काम कर लोकसभा चुनाव कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हरियाणा की जनता इनकी गतिविधियों को समझ चुकी है। चलिए, लोकसभा चुनाव के अंदर इनको पता लग जाएगा। मुकेश का अपनी बात, दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि आपकी रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग जो है वो चलने वाली नहीं है, और ये जो फॉर्मूला दूसरे राज्यों में अपनाया गया वो हरियाणा में कामयाब नहीं होगा। देखिए, अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि हरियाणा के लोग समझदार हैं, इसलिए शायद वो आम आदमी पार्टी के पैर टिकने नहीं दे रहे हरियाणा में, वो मैं समझ सकता हूं। हालांकि इसका मतलब जो दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार बनाई, क्या वहां के लोग समझदार नहीं है? इस प्रकार की बात आपको नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो आपने रीपैकेजिंग की बात कही, देखिए, जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बताया था कि वो खुद 1 साल से कह रहे थे कि नेतृत्व अब किसी नौजवान को देना चाहिए, क्या किसी और पार्टी में हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, तीनों पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, आपकी पार्टी में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई मुख्यमंत्री स्वयं छोड़े और किसी नए मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर बैठाए, और एक ऐसे सामान्य व्यक्ति को अपनी सीट पर बैठाए जो पार्टी में कार्यकर्ता रहा हो, सामान्य तौर पर जिले का कार्यकर्ता रहा हो और नीचे से उठकर ऊपर गया हो? और पूरी कांग्रेस पार्टी। मुकेश भाई की आवाज चली गई है, देखते हैं कनेक्ट हो जाए दोबारा तो। हेलो, हाँ जी, बोलिए जी। कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, पूरे देश में घूमकर ओबीसी की बात कर रहे हैं कि ओबीसी को ये नहीं मिला, ओबीसी को वो नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब ओबीसी मुख्यमंत्री हरियाणा में है, तो आप इसको अच्छा मानते हैं, गलत मानते हैं? आप ही के बड़े नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी को उसका हक नहीं मिल रहा है, तो अब ओबीसी का मुख्यमंत्री बन गए, तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे? बात कही अभी इनेलो के हमारे प्रवक्ता ने कहा, अभी मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे इन्होंने ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जय श्री राम, बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी इनको जय श्री राम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है, अगर एक हाथ में आपकी गीता हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है देश में। आप देखेंगे आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे हमने बनाया, मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने का काम हमने किया है, नेशनल हाईवे जितनी तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है, उससे तेज गति से कभी नहीं बना। आपके समय में कांग्रेस के राज में 5 किलोमीटर की आप रेलवे पटरी बिछाते थे प्रतिदिन, हम कितना बिछा रहे? 15 किलोमीटर प्रतिदिन बिछा रहे रेलवे की पटरी। आप रेलवे का आधुनिकरण देखिए, कितने मॉडर्नाइज ट्रेन चला रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम वर्ग का ध्यान कर रहे हैं। हमने पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 1,25,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और अभी आप देखेंगे चुनाव से पहले हम 60,000 नौकरियां और देने का काम करेंगे। तो कांग्रेस की और पार्टियों की हताशा यह है कि क्षेत्र के, इलाके की और देश की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अब हमारे नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इनके पास मुद्दा है नहीं। अभी इनेलो के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा ऐतराज किया, जय श्री राम है, जय श्री राम क्यों नहीं बोले? हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, उनका भव्य राम मंदिर में जय श्री राम बोलने में क्या शर्म है? लेकिन हम साथ के साथ, धर्म के साथ साथ हम मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं, हम विकास पर जोर दे रहे हैं, हम नौकरियां भर्ती कर रहे हैं जिनको पैसे देने की जरूरत नहीं, बिना पर्चे और खर्चे की नौकरियां भर्ती कर रहे हैं। ये हमारी है ना कि आप सामान्य कार्यकर्ता, आप बता दीजिए, इनेलो के प्रवक्ता से पूछता हूं, आप बता दीजिए आपकी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस बताइए आपकी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? हमारी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है मुकेश जी, आपकी बात आ गई।
जी कमल हांडा जी, भाई एक सवाल तो ये कि जब ये बात होती है ओबीसी को क्या मिला, तो आपको कम से कम यही कह देना चाहिए कि भाई हमारे नेता के अभियान चलाने के बाद बीजेपी ने 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और हरियाणा में, ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है। नहीं जी, मैं पहले इनकी बातों का जवाब दे दूंगा कि ओबीसी का कहते हैं कि क्या हम कोई बनाएंगे। राहुल जी ने खाली ओबीसी की बात नहीं की, उन्होंने आदिवासियों की भी बात की है, पिछड़े और वंचितों की भी बात की है। और इनकी पार्टी की तरह किसी नेता किसी आदिवासी पर पेशाब नहीं करवाता है, कितने शर्म की बात है। फिर उसके बाद ये बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, एक आपकी रबड़ स्टैंप हटी, दूसरी रबड़ स्टैंप आ गई। खट्टर जी गए, वो भी रबड़ स्टैंप थे। आप बताया जैसे उन्होंने कि 2 साल से दुखी थे क्योंकि उनसे हैंडल ही नहीं हो रहा था स्टेट। आपने ऐसे नाड़ी लोगों को दे दिया। आप कहते हैं हम हर कार्यकर्ता को वो देते हैं, टाइम देते, वो मौका देते हैं, गलत बात बोलते हैं आप। दूसरी बात मैं बताऊंगी, ये वायलेशन ऑफ वैसे कोड ऑफ कंडक्ट भी है जो आपने इस टाइम मंत्रिमंडल का विस्तार किया, ठीक है। और आपके प्रधानमंत्री कैसे राहुल जी के एक शब्द को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। शक्ति उन्होंने कहा था वो ईडी और सीबीआई के लिए, नारी शक्ति पे चले गए। नारी तो शक्ति पे बोलते हैं अच्छे लगते हैं सर, मेरे को बोलने दीजिए। नारी शक्ति पे बोलते हुए अच्छे लगते हैं आपके नाका। मणिपुर में तो आज तक नहीं गए। हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या करवाया जिस दिन संसद का उद्घाटन था। हमारे इधर ये खेल कोच के साथ क्या किया, बीएचयू की छात्रा के साथ क्या किया। तीनों भाजपा के लोग थे, ठीक है। मेरी बात सुनते जाइएगा आप। कास्ट सेंसस जब से शुरू किया राहुल जी ने कास्ट सेंसस की बात, तब से इनको तकलीफ हो गई। तब से इनके आका ने ये कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ एक ही जाति है, गरीब जाति। हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आपने कहा गरीबों को ही खत्म कर दो और सिर्फ उद्योगपतियों को आप मौका दीजिए। आपने ये भी कहा मुकेश जी की हर कार्यालय में, हर जिले में आपके वो ऑफिस बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, 5 स्टार होटल जैसे बने हुए। किसके पैसों से बने हैं, कहां से आया इतना पैसा, ये बताइएगा आप मुझे। दूसरी बात, और राम 370 आपने शायद ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं है पूरा, उसमें सिर्फ 2 चेंजेस हैं, वो वही का वही है। संविधान पढ़ लीजिएगा फिर आके बात कीजिएगा। खाली यूं बोलकर टीवी पर अच्छा नहीं लगता, चाहिए जरा। बीच में इंटरफेयर नहीं करिए, आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, ठीक है। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि इन्होंने जैसे बता रहे, इसी तो वैसे भी इनका गुलाम है। अभी भी इलेक्शन कमीशन और एसबीआई के कंधे पर कर आपने बंदूक चलाई, कितना लूटा आपने, जनता के टैक्सेस भर भर के आपने उनको दिए। और शर्म की बात की पाकिस्तान से आपने चंदा लिया और चाइना के न्यूज़पेपर में पेटीएम के एम्बेसडर बन के आपके आका वहां पर खड़े होते हैं। कितने शर्म की बात है, जो दोनों दुश्मन देश हैं हमारे। और भी पता नहीं कहां से लिया होगा, वो भी और खुल के आएंगे, भी परतें खुल रही है धीरे धीरे। अच्छा कमल हांडा जी एक मिनट, जो जिस पाकिस्तान की कंपनी एचयूबी का आप जिक्र कर रही हैं, ये तय हो गया कि उन्होंने बीजेपी को दिया है, ये आ गया क्या? डेफिनेटली आ गया है। मैं बिना बात से नहीं बोलती हूँ मैं, आई डोंट टॉक बेसलेस। अब पुलवामा की इसीलिए जांच 5 साल से, आप बताइए 40 हमारे जवान शहीद हो गए और 40 हमारे जवान शहीद हो गए, इन्होंने जांच नहीं करवाई। अपना जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे थे इनके आका, कितने शर्म की बात है। हमारे हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड तो खैर जाना नहीं था मुझे, पर ये बताएं कि फिर हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने वाली बात क्यों की? फिर किसने? राहुल गांधी ने हिंदू शक्ति से लड़ने की कौन सी बात की उन्होंने? आप सुन लीजिए दोबारा। देखिए बात सुनिए, एक मैं बात चलिए मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। ये जो राम की बात करते हैं, इनको राम में कोई भरोसा नहीं है, झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जय श्री राम ये नहीं कि ये लेकर आए हैं। कितना छोटा इन्होंने भगवान को दिखा दिया कि प्रधानमंत्री उंगली पकड़कर राम जी को मंदिर में लेकर जा रहे हैं। शर्म कीजिएगा थोड़ी सी, भगवान को आप अपने से नीचा दिखा रहे हैं। और जो आपके वहां पर लगे हुए थे कटआउट्स अयोध्या में, राम को आपके समकक्ष खड़ा किया। कब जा रहे हैं आपके नेता अयोध्या, ये तो बता दीजिए। वो तो कहा था कि 22 जनवरी का कार्यक्रम आरएसएस का कार्यक्रम है, तो वो तो खत्म हो गया ना 22 जनवरी का। उसको 22 जनवरी को खत्म हुए 2 महीने हो गए। इन्होंने भुनाने की कोशिश की लेकिन वो इनकैश नहीं हुआ। छोड़ दीजिए ना, उसके बाद आपने कहा था ना, उसको तो 2 महीने बीत गए। कब जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जब हमारा मन करेगा। मेरे और मेरे भगवान के बीच में आने का किसी को हक नहीं है। अच्छा। ये मेरी आस्था का विषय है। और एक बात और बता दूं मैं कि राम राम अभी नहीं हुआ शुरू। लोग पहले मिलते थे, हम आ गया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार भी चलता था, प्रणाम भी चलता था, लेकिन राम राम क्या लोग पहले नहीं बोलते थे? और राम जी कब के आए हुए? त्रेता युग के। ये राम मंदिर 500 साल का संघर्ष है जिसमें 3.5 लाख लोगों की जान गई है। इन्होंने इसमें श्रेय लिया और 5वें शंकराचार्य भी बन गए। ये भी आप ध्यान दीजिएगा वरुण जी कि 4 शंकराचार्य इसकी फेवर में नहीं थे। सबसे बड़े धर्म गुरु उनको तो आप भी मानते होंगे शंकराचार्य जी को। मैं मानता हूं, मैं आपको विस्तार से बता भी दूंगा उनके बारे में, अगर आपको इच्छा होगी तो मेरे से बात कर लीजिए। बहुत वीडियोस देखी है मैंने भी बहुत देखी है। मैं इसीलिए बता रही हूँ। उन्होंने इसका विरोध किया था। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी 4 पीठ हैं, कौन से 4 शंकराचार्य हैं, मैं नाम के साथ बता दूंगा। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड में जाता नहीं, चर्चा इसी पे रहनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजत पंजेठा, मुझे एक बात बताएं कि भाई अब अगर 2 चीजें हैं, एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय में ये हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, इस पे ऑब्जेक्शन रहेगा।
दूसरा ये कि जो चेहरे ड्रॉप हुए, कुछ नए चेहरे आए, जिस तरह की नियुक्तियां हुई और कई चेहरे हट गए हैं इसमें, चाहे वो अनिल विज का नाम हो, चाहे वो दूसरे और नाम हो, कमलेश झांडा का नाम हो, ये जो नए नाम हैं हरियाणा की राजनीति में, लोकसभा चुनाव में, इनका इम्पैक्ट क्या है? नहीं, अब क्या इम्पैक्ट रहेगा? अब तो बिल्कुल आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद 2 महीने का मुश्किल से समय मिलेगा इनको, और उसके बाद दोबारा से जो असेंबली के कोर्ट बने फिर आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन उसके इफेक्ट तो बिल्कुल इस लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते। जो भट्टा प्रदेश का पिछले 9.5 साल में बैठ चुका है देश और प्रदेश का, उसको आप कैसे ठीक करोगे? ये बिल्कुल सत्य है कि लास्ट 9.5 साल के बाद लास्ट मोमेंट इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री तब बदला जाता है जब कंप्लीट फेलियर हो जाए हर चीज का, जब आपकी नॉन परफॉर्मेंस हो जाए स्टेट के अंदर और आपको पता है कि आप इस मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे तो आप हारेंगे। बात मुख्यमंत्री के चेहरे की नहीं है, बात भाजपा है, बात भाजपा की नीतियां है। जो कर चढ़ चुका है वो चढ़ चुका है, आप उसका ऊपर कोई आई वॉश नहीं हो सकता। आप मंत्री वही सवाल दोहरा रहा हूं मैं जो मैंने पूछा था पहले, इधर मैंने पूछा था वीरेंद्र शर्मा से कि ये फॉर्मूला बीजेपी पहले से चलाती आई है। दिल्ली में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को 1 महीने पहले सीएम बना दिया था, 1.5 महीने पहले, और जो गुजरात है, उत्तराखंड है, बीजेपी तो ये करती रहती है। नहीं, ये करती रहती है, अपने फायदे के लिए करती है ना, जनता के फायदे के लिए तो कुछ नहीं। सक्सेसफुल हो जाती है ना फिर वो वहाँ हरियाणा के लोग बाग में नहीं है ना, हरियाणा बताएगा कितना सक्सेसफुल होता है। यहाँ ही आप नहीं जूझ सकते। जनता ने बहुत भरोसा, इन्होंने आय दुगनी करी करने का बात करी थी किसानों की, क्या आय दुगनी करी? आप अगर ये बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड के अंदर ये बोल रखा है कि आप रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के अपने पॉलिटिकल गेम के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या मुझे ये बताएं? मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप काम करिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए, बिना खर्ची है तो टैक्सी बनी सरकार है। 1 करोड़ में आंसर की देखी थी पुलिस के पेपर की, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक दिए गए थे। एसपी की स्टेटमेंट आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वरुण जी, झूठ तो आप बोलते हैं मुकेश जी दबाकर। सभी समाज के लोग बचते हैं हरियाणा में, यानी इनका कहने का मतलब है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या केवल सिर्फ ये एक धर्म जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लिए हुआ? क्या सभी के मंत्री नहीं है वो शपथ से इस बात के लिए नहीं? आप धर्म की बात नहीं कर रहे, सिर्फ धर्म, ये धर्म की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, इन्होंने कहा किसी आम बंदे को, वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, हमने बनाया? आप बिल्कुल आम घर के किसान के बेटे हुकुम सिंह को हमने मुख्यमंत्री बनाया था हरियाणा का, ये भूल के इनको जानकारी नहीं है। उसके बाद सड़कों की बात कर रहे थे, ये सड़कों का जाल पूरे हिंदुस्तान में एक कोई बॉम्बे से व्यक्ति चला है जिसको आगे अमृतसर जाना है, उसको रोड देनी है, स्टेट हाईवे की बात करो ना, चलो उनकी भी टोल की बात कर लो। अपनी स्टेट की हाईवे टूटी पड़ी है जिनमें रोड जनता चल रही है, गांव की सड़कें टूटी पड़ी है, और ये बात करते हैं कि आपने ये बनवा दिया। मैं इसको बुरा नहीं कहता, अच्छी बात है आपने बनवा दिया, कोई नहीं है इसमें, लेकिन टोल भी देखिए उस पर कितना है। उसकी बात इन्होंने कहा बिना खर्ची। अरे सबको पता है क्या हाल है हरियाणा के अंदर। इनसे भाई से ये पूछो कि हरियाणा की जनसंख्या 2011 का जो सेंसस है उसके बाद से कितनी बढ़ी, उसके बाद जॉब क्रिएशन कितनी करी, ईपीएफओ का डेटा क्या कहता है, एनसीआरबी का सुसाइड रेट अमंग स्टूडेंट क्या कहता है, हरियाणा का सुसाइड रेट क्या कहता है, किसानों का सुसाइड रेट क्या कहता है, 31 किसान पर डे सुसाइड, 50 बच्चे पर डे सुसाइड, 468 सुसाइड पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। मेरे पास आज भी अखबार की कटिंग पड़ी, आपको पता है मैं सब बिना तथ्यों के बात नहीं करता, लेकिन ये कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अरे आप करो, मैंने सबूत दो, आपने कहा 1 करोड़ रुपए में नौकरी लगी है, आप उसका सबूत दीजिए। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैंने सिर्फ ये बात करी, मुझे आपत्ति है जय श्री राम, मुझे जय श्री राम से आपत्ति नहीं मेरे भाई, हम रोज राम राम के बिना बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन आप केवल ये बात करो और मुद्दों की बात ना करो, ये भी गलत। चलिए ठीक है, वीरेंद्र शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आगे बढ़ूंगा, बोले शर्मा जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी से, ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में बहुत कुछ किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कोई भी 4 अच्छे कार्य जो हरियाणा की जनता के लिए इन्होंने किए वो गिनवा सकते हैं क्या यहाँ टीवी पे बैठ करके? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए आपने क्या किया, महिलाओं की कानून व्यवस्था के बारे में आपने क्या किया, किसानों के बारे में आपने क्या किया, जो हमारे
कर्मचारी भाई हैं उनके लिए क्या किया, युवाओं का क्या हाल है हरियाणा के अंदर। हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में आज के नंबर 1 पे है। अगर सीआरबी का डाटा आप देखेंगे तो कितनी एफआईआर दर्ज हरियाणा में जिस परसेंटेज से बढ़ रही है, उसमें महिलाओं के अपराध हो, बच्चों के अपराध हो, सीनियर सिटीजन के अपराध हो, हरियाणा अपराध के मामले में खड़ा कहाँ है आज। तो ये साथी सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हकीकत हरियाणा की जनता के साथ है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते ये लोग, जाति और धर्म की बात करते हैं ये। वरुण जी मैं बोलना चाहूंगी। अभी वृत्त जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया महिलाओं का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभी सदन में पास किया है। और जो 2029 में जो चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे आरक्षण मिलेगा। आप मेरी बात सुनिए, 33% हमने गाँव में जो राशन डिपो होते हैं उन पर आरक्षण देने का काम हमने महिलाओं को किया है। 50% हमने नगर निकाय चुनावों में आरक्षण दिया है महिलाओं को। 33% आरक्षण आपने देखा होगा, 50% सरपंच और नगर निकाय दोनों में मिलाकर के हमने 50% दिया है। और महिलाओं की आप बात करते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 ही जातियां, महिला, गरीब, दलित और युवा। आप युवाओं की बात करते हो, 1 लाख बच्चे ईमानदारी से नौकरी लगे, तो किनके बच्चे लगेगा, नहीं लगे। आपने कहा, मैं आपको बात कर रहा हूं, हमने 3,000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया है। हमने दिव्यांगों को घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशन देने का काम किया है। हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको आरक्षण देकर के उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो 50% में हमारी माताएं बहनें हैं, अगर हम उनको घर में बैठा दें तो शायद देश फिर से तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर महिला हितैषी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अभी हमने संसद में भी उनको आरक्षण दे दिया है। आप बताइए आप कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और इनेलो तीनों से, कि आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? और आप देखिएगा पूरे देश में हम कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। आप अनुपात अपने आप तय कीजिएगा। बात की इन्होंने अभी बोल रहे थे इनेलो के प्रवक्ता रजत जी कि आपने विकास क्या किया है। मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता था, आप तो डेटा पढ़ के आते हैं, तो आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन पहले होता था 3.5% पूरी देश की जीडीपी में, अब हमारा होता है 3.7%। यानी कि हम देश की अर्थव्यवस्था से भी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी पर कैपिटा इनकम जो जब कांग्रेस छोड़ के गई थी जिस समय थी, उससे लगभग दुगनी हो गई है। ठीक है, हर क्षेत्र, दो दक्षिण हरियाणा कभी सोचा ही नहीं था कि एम्स जैसी संस्थान आ सकती है, उसको एम्स देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ईमानदारी से नौकरियां दी है, 3,000 बुजुर्गों को पेंशन दी है, महिलाओं को सम्मान दिया है, आरक्षण दिया है, युवाओं को 1.25 लाख नौकरी हमने दे दी, 60,000 अभी देने जा रहे हैं। आप तीनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों के पास कोई भी, आप बताइए, मुझे बताइए, हमने सामान्य परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, आपके पास अभय चौटाला के अलावा कौन है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? कमल जी आप बता दीजिए, आपके भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कौन है? और हमारे आपके प्रवक्ता बैठे, आप बताइए दिल्ली में केजरीवाल जी के अलावा कौन है? तो ये बात हम भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। टाइम दीजिएगा मुझे। एक तो ये कह रहे महिलाओं के हम लोग बड़े फेवर में हैं, दूसरा इन्होंने गीता की बात की, एक हाथ में गीता एक हाथ में विकास। तो भाई कर्म के सिद्धांत को भी फॉलो कर लीजिए आप। कर्म जो करें वो आपका बूमरैंग होगा, वापस आएगा, आपको कर्मों का फल मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे की जो आपने बात की थी उसका बता दूं, पहले 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर बननी थी, सीधा 250 यानी कि 1400% उसका कैसे कॉस्ट बढ़ गई, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे ना, आपके पास होगा। दूसरी एक बात, वंदे भारत जो आपने 18 या 20 का जो गाड़ियां चलाई हैं, एक तो चलती डे टाइम में है और जब भी चलती है शताब्दी को रोक दिया जाता है कि वो निर्विघ्न निकले जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनका उद्घाटन किया है। और अगर 90 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, मिस्टर कापड़ीवास, सो वुड यू प्लीज टेल मी कि हमारा विकास कहां से हुआ? आपने भिखमंगा बना दिया 90 करोड़ लोगों को, मनरेगा आपने खत्म कर दिया। हमने चलाई थी योजना इसीलिए कि सबको कुछ ना कुछ मिले, अपना आत्मनिर्भर रहे लोग। 100 दिन के काम की हमने घोषणा की थी, आपने वो भी नहीं किया। और 37 पेपर लीक हुए आपके टाइम पे, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, 37 पेपर लीक करके आपने गुजरातियों और आरएसएस के लोगों को सूट कैसे चलते हैं, जैसा कि बताया हमारे प्रवक्ता भाई ने। अच्छा साफ दर्शा रही है कि कोई मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल अटैक्स करती हैं और इनको कोई मुद्दे के विपरीत बोलती हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमने अपने मुद्दे गिनवाए कि हमने 2.5 साल क्या किया। आप बताइए ना, आपको 2004 से 2014 तक क्या किया? अगर आपकी सरकार की बताइए ना, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया है, ओबीसी हमने मुख्यमंत्री दे दिया, नौकरी। इतना आसानी से नेतृत्व परिवर्तन अगर किसी पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में होता है।
आप बताइए, आपने उपेंद्र हुड्डा के अलावा कौन कह रहा है? चले भाई नहीं, समय नहीं है, बात प्लीज इसलिए इनकी बात आपका है। बस ये 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, मैं आपको चाहता हूँ। चलिए रुक जाइए, आप चारों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी अखाड़ा देख रहे थे, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।